आज आप लोगों को मिलवाते हैं मिस्टर बंबानी से, जो एक रिटायर्ड बिजनेसमैन हैं और उनके दो बेटे हैं, मुकेश और अनिल। अपनी जिंदगी में उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे और ये फैसला किया कि दोनों बेटों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाए ताकि वे उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। दोनों बेटे फाइनेंशियली स्मार्ट थे, इसलिए पैसे बर्बाद करने के बजाय उन्होंने इसे इन्वेस्ट करने का सोचा। अनिल ने फैसला किया कि वो अपने सारे पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा और रेंटल इनकम से रिटायर होगा। दूसरी तरफ मुकेश को हमेशा से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने अपने 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ज्यादा इनकम अर्न करता है और उसमें कितनी मेहनत लगती है। दोस्तों, सच सच बताना, जब हम इंडियंस बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको विरासत में बड़ी रकम मिल जाए, तो ज्यादातर लोग कहां इन्वेस्ट करने का सोचते हैं? इसका जवाब है प्रॉपर्टी। क्योंकि हम हमेशा अपने बड़ों से ऐसी कहानियां सुनते हैं कि किसी ने 10 लाख में 20-30 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब उसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई है और उन्हें 30-40 हजार का मंथली रेंट मिलता है। इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन यही है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी या फ्लैट्स हों जिससे रेगुलरली रेंटल इनकम आती हो। एक और बात यह है कि चाहे आप स्टॉक मार्केट से कितना भी रिटर्न कमा लो, कितनी भी कंपाउंडिंग कर लो, आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स तभी इंप्रेस्ड होंगे जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, जिसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही होता है। आज हम स्टॉक्स और रियल एस्टेट का कंपैरिजन करेंगे और उनसे मिलने वाली पैसिव इनकम को समझेंगे। जिस तरह प्रॉपर्टी खरीदने से हमें रेंट मिलता है, उसी तरह स्टॉक्स से हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। इनको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों, हम सब अपनी फाइनेंशियल वरीज को जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के ये 2 मुख्य रास्ते हैं। चूंकि मैंने पर्सनली दोनों में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए मैं दोनों की डिटेल समझता हूं, यहां तक कि वो छोटी छोटी बातें भी जो लोगों को कई सालों बाद पता चलती हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है, इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको स्कूल, कॉलेज या कहीं और नहीं सिखाई जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। यहां मैं दोनों ऑप्शंस के बेनिफिट्स बताऊंगा और अंत में आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा ऑप्शन बेहतर लगा। अनिल अपने 1 करोड़ से एक प्रॉपर्टी खरीदता है, जिससे उसे 25,000 रुपए रेंट मिलता है। प्रॉपर्टी का पहला फायदा यह है कि आपको तुरंत रेंटल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, जो बहुत अच्छा है। साथ ही उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कितना स्मार्ट डिसीजन लिया प्रॉपर्टी खरीदकर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का दूसरा फायदा यह है कि यह एक रियल एसेट है, मतलब आप इसमें रह सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं और यह एक शो ऑफ फैक्टर भी ऐड करता है। दूसरी तरफ, अगर आप रिलायंस के 2 शेयर्स खरीदते हो, तो मुकेश अंबानी आपको डिनर के लिए इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको कंपनी की पार्ट ओनरशिप मिलती है, जो सिर्फ कागज पर होती है। आजकल आप मोबाइल ऐप्स जैसे जीरोधा का इस्तेमाल करके बिना ब्रोकरेज फीस के स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे ही अनिल ने प्रॉपर्टी खरीद ली, वह शांति से सोता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसे और प्रॉफिट की बात नहीं है, यह पीस ऑफ माइंड के बारे में भी है। अपना पहला, दूसरा या तीसरा घर खरीदने के बाद आपको एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का तीसरा फायदा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक और कारण यह है कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं और रेंटल इनकम भी भविष्य में बढ़ती है। प्रॉपर्टी का चौथा फायदा यह है कि यह स्टेबल इनकम देती है और 5वां फायदा यह है कि आपको इससे स्टेबल इनकम कमाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनते हैं, उनमें से कई लोग अनपढ़ होते हैं। आखिरी फायदा, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, कि आप प्रॉपर्टी को आसानी से बाय और सेल नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने इसे बाय कर लिया, तो आपके पैसे लॉक हो जाते हैं। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, लोग इसे बेचते नहीं हैं। इसी कारण चाहे आपकी प्रॉपर्टी कम रेट से ग्रो हो या अच्छे रेट से, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग पावर रियल एस्टेट में भी काम करती है, जिससे ज्यादातर लोग वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं बिना ट्रेडिंग के। हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बेनिफिट्स मिस कर दिए हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
काफी रिसर्च के बाद मुकेश डिसाइड करते हैं कि वो 10 अलग अलग क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे। प्रॉपर्टी के विपरीत स्टॉक्स कुछ ऐसे नहीं होते जिनमें आप रह सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं, इसलिए मुकेश के पेरेंट्स और फ्रेंड्स उसकी तारीफ नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपने पैसे के साथ क्या कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते, और इन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। पहला फायदा यह है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 7% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, जो हर प्रॉपर्टी खरीदने पर एक टैक्स के रूप में देनी होती है। इसके अलावा फिर उस पे 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज और 1 से 2% की ब्रोकरेज फी होती है, जो कुल मिलाकर 10% होती है। तो अगर अनिल ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो उन्होंने 10 लाख एक्स्ट्रा खर्च किए। अब स्टॉक्स खरीदने का कितना कॉस्ट होता है? इसका जवाब है 0, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस, एनुअल मेंटेनेंस फीस या कोई भी हिडन फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको इंडिया का बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इन लिंक्स पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक्स बाय और सेल करते समय कोई चार्जेस नहीं लगते। आपको फिर भी कुछ फीस गवर्नमेंट और एक्सचेंज को देनी होती हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इनकी कॉस्ट कितनी होती है। आपको STT मींस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है, जो स्टॉक्स बाय करते समय 0.1% होता है। चाहे आप भारत में किसी भी ब्रोकर या ऐप का इस्तेमाल करें, यह कॉस्ट लागू होती है। ब्रोकरेज फीस के अलावा 0.1% STT का मतलब है कि 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते समय 1000 रुपए देना होगा। यह सबसे बड़ी फी है अन्य फीस की तुलना में, जैसे सेबी फीस जो 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीदने पर सिर्फ 10 रुपए होती है, और ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.00325% यानी 1 करोड़ के स्टॉक्स खरीदने पर 325 रुपए। इसके अलावा भी कुछ छोटी फीस होती हैं जो हर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में इंडिया में लगती हैं। जब आप स्टॉक्स बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये फीस तुरंत चार्ज हो जाती हैं, और क्योंकि ये फीस इतनी छोटी होती हैं, लोग इन्हें नोटिस भी नहीं करते। लेकिन हम यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। सबसे छोटी फीस को भी बिल्कुल सही से कैलकुलेट करने के लिए हम एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बाय करता हूं, मतलब 1000 रुपए के 10,000 शेयर्स खरीदता हूं, तो सभी टैक्सेस मिलाकर टोटल कॉस्ट सिर्फ 11,900 रुपए होती है, जो गवर्नमेंट और एक्सचेंज को जाती है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने में लगभग 10 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज में खर्च होते हैं। लेकिन अगर आप 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ 11,000 रुपए की फीस देते हैं, जो 100 गुना कम है। स्टॉक्स का पहला एडवांटेज यह है कि इसमें कोई हिडन कॉस्ट्स नहीं होती। बाय करते समय और बाय करने के बाद भी जो भी कॉस्ट्स हैं मैंने यहां क्लियर बता दी हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में बाय करने के बाद भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते रहते हैं। लोग अक्सर इन चीजों का कैलकुलेशन नहीं करते। स्टॉक्स का दूसरा बेनिफिट यह है कि खरीदने के बाद कोई मेंटेनेंस कॉस्ट्स नहीं होती। इंडिया में आपको 3% रेंटल यील्ड मिलती है, मतलब प्रॉपर्टी की प्राइस का जितना प्रतिशत आपको सालाना रेंट के रूप में मिलता है। अगर आप इंडिया में नेशनल रेंटल यील्ड एवरेज गूगल करें तो जवाब 3% आएगा। कुछ शहरों में यह कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम 3% मान लेते हैं। तो अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 25,000 रुपए का मंथली रेंट मिलेगा, जो साल का 3 लाख रुपए होता है। लेकिन यह पूरा 3% आपके पॉकेट में नहीं आता। आपको मोटर क्लीनिंग, सिक्योरिटी और अन्य कॉस्ट्स को हाउसिंग सोसाइटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना होता है, जो लैंडलॉर्ड के जिम्मे आता है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको 3 से 4,000 रुपए का मंथली कॉस्ट आता है। साथ ही हर 2 से 4 साल में आप पेंटिंग, इंटीरियर्स और रिपेयर्स पर भी खर्च करेंगे, जो ओनर को ही करना पड़ता है। ये सब जोड़कर हम 5,000 रुपए का मंथली मेंटेनेंस मान लेते हैं। तो 25,000 रुपए के बजाय आपके पास वास्तव में 20,000 रुपए का मंथली रेंट बचता है, जो साल का 2.4 लाख रुपए होता है। हम इसे 1.1 करोड़ से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने 10 लाख एक्स्ट्रा खर्च किए थे। तो अब ये 2% इनकम हो जाती है। स्टॉक से आपको 1% डिविडेंड इनकम मिलती है और प्रॉपर्टी से 2%, इसलिए प्रॉपर्टी की इनकम अभी भी स्टॉक से ज्यादा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रोथ।
कंपाउंडिंग एक छोटे से बीज को बड़े पेड़ में बदल सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते, इसलिए वे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। सो पे अटेंशन टू दिस पार्ट। सेंसेक्स पिछले 20, 30, 40 सालों में 15% की दर से बढ़ा है। इस वीडियो के लिए हम मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट 15% की दर से बढ़ेगा, भले ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स ने कई सालों से 18, 20, 25% की दर से वृद्धि की हो। तो इस वीडियो के लिए हम स्टॉक मार्केट से 15% से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखेंगे और रियल एस्टेट से भी आप लॉन्ग टर्म में 10% की उम्मीद नहीं कर सकते। आप पूछ सकते हैं मैंने ये 10% कैसे कैलकुलेट किया? इसका जवाब है प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। जैसे हमारे पास स्टॉक्स के लिए सेंसेक्स और निफ्टी हैं, वैसे ही इंडिया के विभिन्न शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स है। सन 2010 में प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स 90 पॉइंट्स पर था और 2019 तक यह लगभग दोगुना होकर 170 पॉइंट्स पर पहुंच गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसमें गिरावट आ रही है। 2010 से 2020 तक दर 7% थी, लेकिन 2010 से 2023 तक यह केवल 5% रही, जो कि 10% से काफी कम है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी के मुकाबले सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस और ITC। अगर प्रॉपर्टी के प्राइस और उनके रेंट्स बिजनेस के तुलना में ज्यादा स्पीड में बढ़ते तो अंबानीज, गोदरेज और बजाज ने अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टीज में निवेश कर देते, जियो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बजाज फिनसर्व के लिए मेहनत करने के बजाय। और आपने देखा होगा कि फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की सूची में सभी बिजनेसमैन होते हैं, ना कि प्रॉपर्टी ओनर्स। इसका कारण यह है कि बिजनेसेस हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि वे नए मार्केट्स में प्रवेश कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कई काम कर सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखें। पहले साल में मुकेश ने स्टॉक से 1% डिविडेंड कमाया, मतलब 1 लाख रुपए, जबकि अनिल ने प्रॉपर्टी से एक्सपेंसेस के बाद 2% रेंट कमाया, मतलब 2 लाख रुपए। तो अनिल की रेंटल इनकम अभी भी मुकेश के डिविडेंड से दोगुनी है। अब इसे देखकर ज्यादातर लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होता है ये दिलचस्प है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% की बजाय 15% की दर से ग्रो करते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में मुकेश अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ग्रो करता है, तो 15 साल बाद आप देखेंगे कि स्टॉक्स की डिविडेंड इनकम प्रॉपर्टी के रेंट से ज्यादा हो जाती है। भले ही प्रॉपर्टी का रेंट 2% ही क्यों ना हो, फिर भी वो 1% डिविडेंड अमाउंट उससे ज्यादा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? इसका उत्तर है कंपाउंडिंग की शक्ति। आपकी वेल्थ किस गति से बढ़ती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण अमीर बिजनेसमैन और दुनिया के वेल्थी लोग दिन ब दिन और अमीर बनते जाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अमीर लोगों की ज्यादातर वेल्थ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होती है, जबकि मिडिल क्लास लोगों की वेल्थ प्रॉपर्टी में होती है। एक और चीज नोटिस करने वाली यह है कि अनिल और मुकेश की इनकम का अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। आखिरकार मुकेश का 1% डिविडेंड अनिल के 2% रेंट से दोगुना, तिगुना या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि रिच और मिडिल क्लास लोगों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। रिच लोग और अमीर बनेंगे और मिडिल क्लास लोग और ज्यादा संघर्ष करेंगे। यह स्टॉक मार्केट का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज है। स्टॉक्स में आपकी कैपिटल प्रॉपर्टी की तुलना में तेजी से बढ़नी चाहिए और आपकी इनकम भी। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। किसी भी देश में जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस बिजनेसेस से तेजी से बढ़ते हैं, वहां एक समस्या होती है। ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, जैसे 5 से 10 साल के लिए, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि अगर हर कोई प्रॉपर्टी खरीदकर आराम करेगा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा। अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा तो लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी? अगर लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वे रेंट कैसे देंगे या महंगी प्रॉपर्टीज कैसे खरीदेंगे? इसलिए बिजनेस यानी स्टॉक्स इकोनॉमिक पिरामिड के शीर्ष पर होना चाहिए। स्टॉक्स का एक और बेनिफिट है कि इन्हें मैनेज करना बहुत आसान होता है। प्रॉपर्टी में आपको मंथली रेंट कलेक्ट करना होता है। कई प्रॉपर्टी ओनर्स का सपना होता है कि उन्हें बिना मांगे उनका रेंट उनके बैंक अकाउंट में मिल जाए। अक्सर रेंट डिले हो जाता है क्योंकि किराएदार की जॉब चली गई या परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन डिविडेंड्स बिना मांगे मिल जाते हैं। कानून के अनुसार अगर आपका रेंट अग्रीमेंट 12 महीने से अधिक का है तो आपको इसे प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होगा, जिसमें एक अलग फी और स्टैंप ड्यूटी लगती है। इसे अवॉइड करने के लिए लोग अक्सर 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बनाते हैं ताकि फीस कम हो जाए, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ओनर को हर 11 महीने में प्रॉपर्टी पर जाना पड़ता है। अगर आप शहर बदलते हैं या ट्रैवल करते हैं तो यह मुश्किल हो सकता है।
अगर आपके पास एक या दो प्रॉपर्टीज हैं तो शायद ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ ये एक बड़ा इश्यू बन सकता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके पास 4 से 5 प्रॉपर्टीज हैं और वे अपना पूरा दिन उन्हें मैनेज करने में बिता देते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सही परिभाषा से मेल नहीं खाता, क्योंकि आप लोकेशन बाउंड हो जाते हैं। आपको प्रॉपर्टी और सभी ट्रांजैक्शंस को खुद ही मैनेज करना होता है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को अर्जेंटली सेल करना है तो आपको उसे लॉस में ही सेल करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 50 लाख है और आपको इसे अर्जेंटली सेल करना है तो आपको इसे 5 से 10 लाख के लॉस में बेचना होगा। अर्जेंट सेल में आपको कभी भी फेयर वैल्यू नहीं मिलती। रियल एस्टेट मार्केट्स भी क्रैश होते हैं, लेकिन हमें उनका प्राइस ग्राफ नहीं दिखता, क्योंकि अगर आपको अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी कोरोना वायरस के दौरान बेचनी होती तो कोई भी आपको 40 लाख भी नहीं देता। स्टॉक मार्केट का पांचवा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेहनत करके 10 से 15 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यह एक बड़ा गैम्बल हो सकता है। ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और आपको नहीं पता कि भविष्य में यह कैसे ग्रो करेगी। आप प्रॉपर्टी में डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 10,000 रुपये भी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि ज्यादा रिस्क कौन लेता है, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला या 15 स्टॉक्स और एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाला। अगर हम ब्रॉडली कंपेयर करें तो स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों वेल्थ क्रिएट करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कितने लोगों को 1 करोड़ विरासत में मिलता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में 1 करोड़ का उदाहरण दिया था, लेकिन अगर किसी को अपने परिवार से इतना पैसा विरासत में मिलता है तो उन्हें पैसों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पेरेंट्स से लाखों भी विरासत में नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो यहीं पर स्टॉक मार्केट का छठा और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसी कारण प्रॉपर्टी रिच लोगों को और रिच बनाती है और मिडिल क्लास लोगों को ट्रैप में फंसा देती है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते वे प्रॉपर्टी के लिए लोन्स लेते हैं और 20 से 25 साल या अपनी पूरी जिंदगी उसे चुकाने में लगा देते हैं। प्रॉपर्टी 10 से 12 से 15% की दर से बढ़ती है, लेकिन वे बैंक को 8 से 10% इंटरेस्ट चुकाते हैं। अगर आप अपनी सारी ग्रोथ बैंक के इंटरेस्ट में दे देते हैं तो वेल्थ कैसे बनेगी? लोन के स्ट्रेस के साथ लोग सही लाइफ और करियर डिसीजंस नहीं ले पाते। स्टॉक मार्केट आपको बिना लोन की झंझटों के पहले दिन से ही वेल्थ बिल्ड करने का मौका देता है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करें। आपको स्टॉक मार्केट में कई लोग मिलेंगे जिन्होंने जीरो से मिलियंस और बिलियंस की वेल्थ बनाई है। अंत में मैं यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको अच्छी नॉलेज और फाइनेंशियल स्मार्टनेस की जरूरत होती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी सही से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। अब इन वीडियो को देखें और जानें अपने पैसे को ग्रो करने के और भी बेहतरीन तरीकों के बारे में। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।